नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरान शरी। हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी की सीरीज़ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं हमारे चैनल पे। और अगर जो बच्चे नए आ रहे हैं, आज हमारी पहली क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए बेटा, आज के लेक्चर को देखने से पहले फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लीजिए और सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लीजिए। क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने इन दोनों क्लासेस को, इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर रखा है। और आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है पॉलिटी की, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है उसके बारे में हम उससे जुड़ी जितनी जानकारियां हैं, जितनी डिटेल्स हो सकती हैं, वो मैं सारी की सारी मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। और ध्यान रखो बेटा, एसएससी का हो गया एग्जाम, एनडीए का एग्जाम हो गया, एसएससी का, एनडीए का, सीडीएस का, इन तीनों के ही एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं। तो तैयारी बेटा शुरू कर दो। पॉलिटी में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो मैं यहाँ पे कवर ना कराऊं। पॉलिटी से उससे बाहर कोई एक क्वेश्चन भी आ गया तो मेरे से एक बार बात कर लेना चाहे, ठीक है ना। तो आ जाओ भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि इनकी सभी की पीडीएफ, इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए और इस क्लास के बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिविजन करिए अपना, और जितना हो सके अपने नोट्स को बनाने की कोशिश करिए बेटा। जिन लोगों ने पॉलिटी को पढ़ रखा है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1.25 या 1.5x की स्पीड से बढ़ाकर ही इसे देखें, क्योंकि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो बच्चे नए हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से इस पूरे लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा आज का प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बेटा प्रियम्बल है, ये जो बेटा प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल का मतलब क्या है? हमारे संविधान में जो प्रियम्बल डाला गया है उस प्रियम्बल का मतलब क्या है? तो प्रियम्बल बेटा एक प्रकार का क्या होता है, ओवरव्यू होता है हमारे संविधान का। ओवरव्यू का कहने का मतलब, सर आप कहोगे सर ये क्या बड़ी बड़ी भाषाओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप आसान भाषा में समझाइए। तो देखिए बेटा, प्रियम्बल मतलब होता है जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया था, जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया था, तो उस संविधान को बनाते टाइम उन लोगों का क्या नोबल विजन रहा होगा, किस विजन के साथ उस हमारे संविधान को वो लोग बना रहे होंगे, क्या एम लेकर चल रहे होंगे वो हमारे संविधान को बनाने के लिए, है ना। तो ये सारे उनके आइडियाज जो हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी रही होगी संविधान को बनाते टाइम, वो सारी आइडियोलॉजी किसमें मेंशन है? प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रियम्बल इज आवर ओवरव्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो प्रियम्बल है बेटा आया कहां से, इसका कॉन्सेप्ट कहां से हमने बोरो कर लिया है, किस जगह से किसने इसको इंट्रोड्यूस किया संवैधानिक सभा में, है ना। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमारा संविधान बनाने वाले बॉडी को हमने क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहा है ना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके द्वारा बनाई गई? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बनाई गई, है ना। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक सेपरेट टॉपिक आएगा, लेकिन पिछले 2 लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया था। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला क्या है। प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रियम्बल क्या है बेटा? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। एक सेकेंड, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है दैट एक्सप्लेन्स दी डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। बेटा ये क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट क्या करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? वो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है उसकी फिलॉसफी और उसकी ऑब्जेक्टिव, किस सिद्धांतों पे उस हमारे प्रियम्बल को, हमारे संविधान को बनाया गया है, वो सारी चीजें प्रियम्बल में मेंशन है। और हमारे संविधान का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, क्या ये प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजें भी हमने कहां पे डाल दी है बेटा? प्रियम्बल में डाल दी है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश के क्या सिद्धांत हैं, है ना, उनकी क्या सोच रही होगी जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया है ना। हमारा संविधान कब क्रिएट किया गया, कब बनना स्टार्ट हुआ, कब बन के तैयार हो गया, कब लागू होगा, तो ये सारी डिटेल्स हमारे किस में दे रखी हैं? प्रियम्बल में दे रखी हैं। प्रियम्बल आपको समझ में आ गया होगा, हमारा देश किन सिद्धांतों पे चलता है, हमारा जो देश है किन सिद्धांतों पे चलता है, जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया उनका क्या विजन, क्या एम, क्या उद्देश्य रहा होगा संविधान बनाते टाइम, वो सारी चीजें प्रियम्बल में मेंशन कर दी गई हैं। इससे ज्यादा आसान भाषा में आपको कोई बता नहीं सकता है,
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। द प्रियम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। प्रियम्बल जो है हमारे संविधान में वो किन चीजों के बारे में आइडिया देता है। तो सबसे पहली चीज है बेटा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का सोर्स क्या है बेटा? हमारे संविधान का सोर्स है बेटा पीपल। आपने सुना होगा ना कई बार, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड वी द पीपल, है ना। ये संविधान किन के लिए है? लोगों के लिए है। किसने बनाया है? लोगों ने बनाया है ना। तो यही चीजें यहां पे क्या लिखी हुई हैं? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारा प्रियम्बल कि किन के लिए है, अथॉरिटी कौन है, किसके पास है इस संविधान को बनाने की? तो लोगों के पास है। लोग अपने लीडर को चुनते हैं, अपना मत देते हैं इलेक्शन में, और वही लीडर जाके कानूनों को बनाते हैं। उस बॉडी को हम लोग लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, क्वासी फेडरल नेचर है। मतलब हमने केंद्र सरकारों के पास भी कुछ पावर दी है, हमने राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर दी है। लेकिन अगर इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति बन जाती है, या कुछ और भी पावर जैसे डिफेंस से रिलेटेड हो गई, इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड हो गई, तो कुछ ऐसी पावर भी दी है जिसमें पता चलता है कि केंद्र सरकार क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गर है। ठीक है ना। तो हमने केंद्र सरकार को भी इंडिपेंडेंट रखा है, हमने राज्य सरकार को भी कुछ मामले में इंडिपेंडेंट रखा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून को बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अगला देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। हमारा प्रेम्बल क्या बताता है बेटा? स्टेटमेंट बताता है उनके ऑब्जेक्टिव का। भी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, और वो उद्देश्य हमें किसमें पता चलता है? हमारे प्रेम्बल में पता चलता है। ठीक है, डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन, हमारे संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था, ये ऑलरेडी मैं 2-3 बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान क्या किया गया बेटा? अडॉप्ट किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, याद रखना, पॉलिटी से आसान सब्जेक्ट कोई होता नहीं है। अगर आपने ये स्किप कर दिया ना बेटा, तो आप विश्वास मानो ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री आप कैसे कंप्लीट करोगे? क्योंकि पॉलिटी में ना आर्टिकल्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं, वरना पॉलिटी से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं बना आज तक बेटा। बहुत आसानी से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपने देखा होगा कई अन्य जो यूट्यूब क्लासेस होती हैं, वहां पे बता रहे हैं भाई इतनी कठिन है पॉलिटी, इतना वास्ट कोर्स है। हाँ बिल्कुल मानते हैं वास्ट कोर्स है, लेकिन एक डेफिनेट कोर्स है पॉलिटी का। हिस्ट्री की तरह नहीं है कि अन्य बहुत सारी अन्य चीजें हैं भाई। एनडीए का लेवल अलग है, सीडीएस का लेवल अलग है, यूपीएससी वालों का लेवल अलग है ना। तो हिस्ट्री जैसा नहीं है पॉलिटी। पॉलिटी का एक डिफाइंड सिलेबस है, आपको इतना पढ़ना है और उसी में से ही आएगा, है ना। उससे आसान सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं, और इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। इससे आसान भाषा में कोई और आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, अगर अच्छा लगता है आपको यह वीडियो, आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, आ जाओ देख लो, हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल की जो संविधान में प्रियम्बल है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से आया है, किसने इंट्रोड्यूस किया, कहां पे इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो आइडिया बिहाइंड द प्रियम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो ध्यान रखो बेटा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल को हमने बोरो करा है। और कहां से बोरो करा है बेटा? ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसके अलावा बेटा, हमारे उस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रियम्बल हमारे संविधान में डाला गया है, उसका आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था? संवैधानिक सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस करने वाले प्रियम्बल को कौन से व्यक्ति हैं? उन व्यक्ति का नाम है बेटा जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित नेहरू ने अमेरिकी संविधान से इस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल को उठा के संविधान
संवैधानिक सभा में इसे इंट्रोड्यूस किया था। और कौन सी तारीख को इंट्रोड्यूस किया था, तो ध्यान रखना बेटा, इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है बेटा 13 दिसंबर 1946 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। किस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, जब यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया, सभी मेंबर ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर थे, उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिया, तभी इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या बोला गया, प्रियम्बल बोला गया। और इसे अडॉप्ट कब किया गया बेटा, 22 जनवरी 1947 में इसे अडॉप्ट किया गया है। क्लियर है आपको? आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ऑल्दो नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखो बेटा, या हालांकि हमारा जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव, हमारे संविधान का उद्देश्य दर्शाता है, लेकिन ध्यान रखो उद्देश्य दर्शाता जरूर है, लेकिन किसी भी न्यायालय में इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इसको लागू नहीं किया जा सकता प्रियम्बल को। ध्यान रखना, इट इज अनइनफोर्सेबल, ये लागू नहीं हो सकता। जैसे मौलिक अधिकार है, अगर आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है तो उसके लिए आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हो, उच्च न्यायालय जा सकते हो या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन प्रियम्बल को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कोई न्यायालय आप नहीं जा सकते हो। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल के क्या क्या कंपोनेंट है, जैसे कि इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रियम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब देखो यहाँ पे इसका सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है कि मान के चलते हैं कि, अच्छा मान के क्या चलते हैं कि पार्लियामेंट में कौन होता है बेटा, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं बेटा वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा बेटा राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, एमएलएस के द्वारा, विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है ना, इन चीजों को वैसे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पे सिर्फ ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा संविधान का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। बस इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। डिटेल में हम लोग पार्लियामेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। ठीक है ना, आ जाओ बेटा। पार्लियामेंट में अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्या बनती है बेटा, ध्यान रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, केंद्र सरकार बनाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें बेटा, विधानमंडल होता है जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। ध्यान रखो बेटा, स्टेट लेजिस्लेचर हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। इसमें भी दो हाउस होते हैं। इसमें दो हाउस कौन से होते हैं बेटा, पहला हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है ना, पहला हाउस क्या होता है बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। दूसरा हाउस क्या होता है बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसे हिंदी में हम लोग विधान परिषद कहते हैं और इसे हिंदी में हम लोग विधान सभा कहते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लो कि अब अगर विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। और ये एमएलए किसके द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है ना, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं तो उससे क्या बनती है, राज्य सरकार बनती है, स्टेट गवर्नमेंट बनती है। ठीक है ना, तो समझो अब यहाँ पे लॉ कौन बना रहा है, लॉ एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना रही है, मतलब पार्लियामेंट बना रही है, और स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है लॉ। ठीक है ना, अब लॉ बनाने के लिए कौन लोग हैं, एमएलए भी हैं, और जो ये लोग यहाँ पे बैठते हैं उसे हम कहते हैं बेटा एमएलसी। और जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठते हैं इन्हीं दोनों लोगों को हम क्या कहते हैं बेटा, एमपी कहते हैं, सांसद कहते हैं हिंदी में, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पे लोकसभा के अगर चुनाव होते हैं तो लोकसभा में जो लोग चुने जा रहे हैं वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं। राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, एमएलए के द्वारा चुने जा रहे हैं। लेकिन एमएलए भी किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, मैंने अभी बताया था, इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलए भी लोगों के द्वारा ही चुने जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो कहां से चुन के आए हैं, वो लोगों के द्वारा चुन के आए हैं, और वही लोग हैं जो कानून को बना रहे हैं। तो असलियत में कानून बनाने की अथॉरिटी किसके पास है बेटा, लोगों के पास है, आम जनता के पास है। ठीक है ना, आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट।
ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हमारा प्रियम्बल हमारे देश को क्या कहलाता है, हमारे देश को क्या कहता है कि हमारा देश क्या है बेटा, सोवरेन है, हमारा देश सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, और इसके अलावा हमारा देश क्या है बेटा, रिपब्लिक भी है। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों पॉइंट मैंने जो बताए हैं सीक्वेंस में याद रखेंगे। अभी अगली स्लाइड में इन पांचों पॉइंट के मायने जो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है इन पांचों पॉइंट का, तो ये सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, और रिपब्लिक का मतलब क्या है, अभी हम आगे समझेंगे भी। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा, द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस। ये पांच शब्द तो हमारे प्रियम्बल में डले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और शब्द भी हैं जो कि क्या बताते हैं, वो बताते हैं हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। तो ध्यान रखना, हमारे हर देशवासियों को जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, और इसके अलावा समानता मिलनी चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा टू ऑल द सिटीजन एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मैनेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ध्यान रखो बेटा, दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हर भारतीय नागरिक, टू ऑल द सिटीजन, हर भारतीय नागरिक को जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए और इक्वालिटी मिलना चाहिए। इसके अलावा बेटा एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी, हर देशवासी को, हर सरकार का यही धर्म होना चाहिए कि देश की फ्रेटर्निटी को वो क्या करें बेटा, प्रमोट करें। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, और फ्रेटर्निटी अगर प्रमोट करेंगे तो हमारे देश की क्या बढ़ेगी बेटा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब हमारा देश यूनाइटेड रहेगा, और इसके अलावा हमारा देश बेटा क्या रहेगा, अखंडता इसकी बनी रहेगी हमारे देश की। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आ जाते हैं, द डेट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, दैट इज नवंबर 26 एंड 1949। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि हमारा संविधान जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, जो कि कहां पे लिखा गया है, प्रियम्बल में लिखा गया है। ठीक है ना, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। उम्मीद करता हूं यहां के तक आपको 1% भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, है ना। नीचे दिए गए आपको वहां पे जा सकते हैं, नंबर नहीं दे रखा है यहाँ पे ना, चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर अपना आपको दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, यहाँ तक कि आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए बेटा डायरेक्ट। ठीक है ना, 7727883080। ठीक है, ये नंबर है हमारा, और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कॉल करने का टाइमिंग जो होगा वो 7 से 8 के बीच में ही होगा। ध्यान रखो बेटा, शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो बेहिचक पूछिए बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप इसी नंबर पे, मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा 7 से 8 के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा प्रियम्बल के बारे में। अगला देख लेते हैं आगे क्या कहता है भाई। अगला है हमारा, अगली स्लाइड है, कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। कौन कौन से शब्द हैं जिसमें जो प्रियम्बल में मेंशन है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है बेटा, सबसे पहला शब्द है बेटा सोवरेन। ध्यान रखो, पहले मैं इनका मतलब समझा देता हूं, बाद में यहां पे लिखा हुआ हम लोग समझ लेंगे। सोवरेन का मतलब होता है कि हमारा देश क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। हम हमारे इंटरनल अफेयर के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना है, हम हमारे देश के लिए कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो बेहिचक बिना किसी से पूछे हम उन डिसीजंस को ले सकते हैं। हम डोमिनियन नहीं है, हम किसी के अंडर में नहीं आते, हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपने काम काज स्वयं कर सकते हैं हमारे देश में। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सोवरेन। द टर्म मींस दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिया के पास खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, एंड इट इज नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। किसी भी बाहरी देश के अंडर में हम काम नहीं करते, कोई बाहरी देश हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफियर नहीं कर सकता। ठीक है ना, इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। कहने का मतलब हमारे देश
में जो कानून व्यवस्था है, वो जो कानून बनाएगा वो कोई बाहरी पावर नहीं बनाएगी, बल्कि इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कानून को बना सकती है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हम आगे जानेंगे। आई होप आपको सोवरेन का मतलब पता चल गया होगा। अगला देख लेते हैं बेटा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? द टर्म मींस दैट द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रू अ डेमोक्रेटिक मींस। कहने का मतलब ये जो सोशलिस्ट सोच है ना बेटा, सोशलिस्ट को अचीव किया कैसे किया जा सकता है? लोकतांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। इसका मतलब हम विश्वास रखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम विश्वास रखते हैं, देखो यहाँ पे होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, जहां पे पब्लिक सेक्टर भी हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो प्राइवेट बॉडी के द्वारा रन किए जाते हैं। तो कहने का मतलब हम विश्वास रखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर भी है और हमारे देश में बेटा प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, अभी तो बैटरी चार्ज है, मैं यही देख रहा था कि बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है ना? तो आ जाओ, अगला देख लेते हैं। सोशलिस्ट मतलब आपको पता चल गया होगा। तीसरा वर्ड है हमारा सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका खुलकर प्रचार प्रसार कर सकता है, और किसी भी धर्म को अपनाने की सभी के पास अनुमति है ना? किसी से उसे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर वो धर्म चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकता है। तो हमारे देश का कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश में मुस्लिम भी है, हमारे देश में हिंदू भी है, हमारे देश में क्रिश्चियन भी है, हमारे देश में बुद्धिज्म भी है, हमारे देश में पारसी लोग भी हैं, हमारे देश में जैनिज्म भी है। तो हर धर्म के लोग हमारे देश में बसे हुए हैं, और सोशल डाइवर्सिटी पे हम विश्वास करते हैं, है ना? तो डाइवर्सिटी हमारी किसमें है? सोशल डाइवर्सिटी भी है हमारी। डाइवर्सिटी बेटा किसमें है? रिलीजन में भी है। हम हर धर्म के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं बेटा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? द टर्म इंप्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वो उसका मतलब क्या है? वहां पे ये मतलब होता है कि इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वहां पे, और इलेक्शन के द्वारा एक हेड इलेक्ट किया जाता है, एक लीडर इलेक्ट किया जाता है, और एक संविधान बनाया जाता है। और संविधान बनाने वाले जो लोग हैं वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? वो लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं। ध्यान रखो बेटा, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी किसके द्वारा चुनी जा रही है? वो लोगों के द्वारा चुनी जा रही है। इसका मतलब क्या है? हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं बेटा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो प्रधानमंत्री है, जो लीडर है, एक तरह से कह सकते हैं, जो हमारे देश में लीडर्स हैं, वो लीडर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या होता है? रिपब्लिक है हमारा देश। अच्छा, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी देख लो। जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, तो प्रियम्बल में ये 5 शब्द नहीं थे। 5 में से ये 3 ही शब्द थे, 2 शब्द बाद में ऐड किए गए हैं। कौन कौन से वो 2 शब्द हैं? तो पहला है बेटा सोशलिस्ट, लिखा होगा इट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संशोधन 1976 में जो आया था, उसके तहत प्रियम्बल में सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया था। इसके अलावा इसी एक्ट के थ्रू सेकुलर शब्द को भी ऐड किया गया था। ध्यान रखना बेटा, 42वां संशोधन 1976 के तहत सोशलिस्ट को भी हमारे प्रियम्बल में डाला गया और सेकुलर को भी हमारे प्रियम्बल में डाला गया। इसके अलावा यूनिटी और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एक और शब्द है जो डाला गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ेंगे भी अभी। ठीक है ना? तो इस 5 में से 2 वर्ड ऐसे हैं जो 42वें संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में, हमारे प्रियम्बल में डाले गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। मैंने आपको बताया था ना बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई भी नहीं आता। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो गवर्नर हो, इन सभी से ऊपर कौन बैठा हुआ है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बैठा हुआ है। हमारे संविधान के सामने सभी लोग एक बराबर हैं, है ना? कोई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे, है ना, किसी चीज के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। जो एक अमीर व्यक्ति के ऊपर कोई एक कानून लागू होता है, तो वही कानून एक गरीब व्यक्ति के लिए भी लागू होगा। ठीक है ना?
अच्छा, मैंने आपको बताया भी था हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे भारतीय नागरिकों के लिए न्याय की व्यवस्था लाना है ना, इक्वालिटी, समानता लाना सभी के लिए, और इसके अलावा उन सभी को स्वतंत्रता देना। क्यों देना? ताकि हम क्या कर सकें, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर सकें। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, और फ्रेटर्निटी को अगर प्रमोट करेंगे तो इससे देश की अखंडता बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी। तो ये है हमारे संविधान का या प्रेमबल का आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी and to promote unity among the citizen to build a great nation. The main objective of the Indian Constitution is to promote harmony throughout the nation. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? हर एक व्यक्ति को इंसानियत रखनी है, ह्यूमैनिटी रखनी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, हमारे देश की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है ना, हमारे देश को एक तरह से ऊंचाइयों की ओर लेकर जाना है। हर एक व्यक्ति के पास यही ऑब्जेक्टिव होता है हमारे प्रियम्बल का। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो ऑब्जेक्टिव स्थापित करने में मदद करते हैं। तो पहला शब्द है बेटा जस्टिस। जस्टिस की जो बात हो रही है, तीन प्रकार की जस्टिस की बात करी जा रही है। कौन 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 सी? एक तो हो गई सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, और राजनैतिक रूप से न्याय हो गया। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यहां पे लिखा होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी जा रही है हमारे प्रियम्बल में। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। इट इज नेसेसरी टू maintain order in society that is promised through various provision of fundamental right and directive principle of state policy provided by the Constitution of India। हमारे संविधान के तहत दो चीजें हैं, एक तो मौलिक अधिकार हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी एक नागरिकों के लिए, और दूसरी है बेटा डीपीएसपी जो कि फंडामेंटल गवर्नेंस है टू द गवर्नमेंट, है ना, कि मतलब सरकार को कोई भी लॉ बनाते टाइम किन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है, तो वो दर्शाता है किसमें बेटा? डीपीएसपी में। तो उसी के तहत हमारे संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हर एक भारतीय नागरिक को जस्टिस मिल पाए, न्याय मिल पाए। ठीक है ना, अगला शब्द देख लेते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब आप सभी को पता होगा, हर एक व्यक्ति एक समान होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, है ना, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, है ना, तो हर एक व्यक्ति के लिए संविधान जो होगा एक समान होगा, इक्वालिटी होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं तीसरा वर्ड है हमारे पास लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है बेटा? फ्रीडम होता है, लेकिन फ्रीडम का भी एक दायरा है बेटा, ध्यान रखना। फ्रीडम ऐसा नहीं कल को आप किसी को गाली दे दो और कह दो ये तो हमारा फ्रीडम है, तो बेटा वो उल्टा तुम्हारे फ्रीडम की तहस नहस कर देगा, है ना, ऐसी तैसी मार देगा वो तुम्हारे फ्रीडम की, है ना, उल्टा तुम्हें जो है झापड़ वापड़ ना मार दे, तो ये बच के रहना, ये सब ना करना बेटा। ठीक है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता अपने दायरे में रहते हुए फ्रीडम को स्वीकार करो बेटा। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता किसी दूसरे के व्यक्तियों को तुम परेशान करो और तुम कह दो ये तुम्हारी फ्रीडम है। ठीक है ना, तो ऐसा ना करना बेटा, बिल्कुल भी। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ and political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in the limit set by the law. जो हमारे संविधान के हिसाब से जो लिमिट जो है सेट करी गई है उसी के दायरे में रहते हुए आपको फ्रीडम को एक्सेप्ट करना है, अपनी फ्रीडम को अपनाना है। उसके दायरे से बाहर जाओगे तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, आपके ऊपर उचित कार्रवाई करी जा सकती है। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला है हमारा, अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड में एक वर्ड और होगा बेटा जिसका नाम है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। हमें हमारे देश में भाईचारा बनाए कर रखना है, ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना है बेटा, ध्यान रखो बेटा, ब्रदरहुड मेंटेन करके रखेंगे तभी तो हमारे देश की अखंडता मेंटेन रहेगी। भाईचारा हमें क्यों भाईचारा क्यों मेंटेन करके रखना है? क्योंकि यहाँ पे हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, तो एक दूसरे से भाईचारा बना के रखेंगे तो देश जो है ऊंचाइयों की तरफ जाएगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाईचारा लड़ोगे नहीं, एक दूसरे से कुछ मत करो, एक दूसरे को बुरा भला मत बोलो, है ना, कुछ भी मत करो, तो एक दूसरे के साथ यूनिटी बना के रहो भाई। यूनिटी बना के रहोगे तो मजबूत बने रहोगे।
ठीक है ना। अगर एक लकड़ी है, एक बड़ी लकड़ी है, उस लकड़ी के 4 भाग कर दो बेटा, वो वैसे ही कमजोर हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी लकड़ी है, उसके एक भी भाग मत करो, वो वैसे ही मजबूत रहेगी। तो ध्यान रखो बेटा, ये सब धार्मिक जो पॉलिटिकल रूप से जो तुम्हारे ऊपर डाले जाते हैं, आजकल लोगों में ब्रेन वॉश किया जाता है ये बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सब चीजों के चक्करों में मत पड़ो, है ना। हर एक यूनिटी बना के रखो हमारे देश में, और हमारे देश में यूनिटी रहेगी तो हमारा देश ही बेटा ऊंचाइयों की तरफ जाएगा, है ना। वरना देश जो है डिक्लाइन होता जाएगा। क्योंकि अगर धर्म के रूप के तुम अपने तरह से विभाजन रखोगे, धर्म के आधार पे तुम अपने आप को विभाजित कर दोगे, या जाति के आधार पे अपने आप को विभाजित कर दोगे, तो बेटा देश जो है टूटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे विभाजित करने की कोशिश मत करो। अगला देख लेते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है उसको कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ध्यान रखो, सबसे पहली चीज 42वां संशोधन जो 1976 में आया था, और केशवानंद भारती केस के तहत हमारे ये एक्सेप्ट किया गया था कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है। तो ध्यान रखो बेटा, प्रियम्बल जो है क्या है? इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखो बेटा, हमारा केशवानंद जो भारती केस था, जो कि 42वें संशोधन 1976 के तहत आया था, उसके तहत यह बताया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। ध्यान रखो बेटा, आर्टिकल 368 के तहत प्रियम्बल में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे प्रियम्बल में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रियम्बल का, हमारे संविधान का, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज समझो, बहुत दिमाग से खेला गया है ये, है ना, क्योंकि हमारा पूरा संविधान, मैंने आपको बताया ना, हमारा संविधान जो किसके ऊपर बेस है? पूरे प्रियम्बल के ऊपर बेस है ना। प्रियम्बल में वो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान की। तो हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि प्रियम्बल में ना कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा पूरा संविधान उसी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। तो इसका मतलब है पूरे प्रियम्बल में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। हां, हालांकि आप उन चीजों को, कुछ चीजों को ऐड जरूर कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हिला नहीं सकते, उसको निकाल नहीं सकते। ऐड कर सकते हो लेकिन निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रियम्बल, एज ऑफ नाउ द प्रियम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है ना। तो यही चीज लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई खेल खिलवाड़ नहीं हो सकता हमारे संविधान में। और आज तक सिर्फ एक बारी हमारे संविधान में क्या किया गया है? प्रियम्बल को संशोधित किया गया है, और वो भी कौन सा संशोधन था बेटा? 42वां संशोधन 1976 के तहत, ठीक है ना। और इस संशोधन के तहत क्या क्या चीजें ऐड करी गई थी बेटा? सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया था, सेकुलर को ऐड किया गया था, इसके अलावा इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। तो ध्यान रखो बेटा, पहले हमारा संविधान जब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, तो हमारे पास कैसा सीक्वेंस था? सोवरेन था बेटा, ठीक है ना। सोवरेन के बाद बेटा डेमोक्रेटिक था, और डेमोक्रेटिक के बाद बेटा तीसरा शब्द क्या था बेटा? ये था रिपब्लिक। लेकिन 42वां संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या ऐड कर दिया गया? तो सोवरेन के बाद बेटा सोशलिस्ट डाल दिया गया, और सोशलिस्ट के बाद बेटा सेकुलर डाल दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा संविधान जो है आज के टाइम पे जो प्रियम्बल है उसका करंट सिनेरियो क्या है बेटा? ये 5 शब्द हैं, और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है बेटा? सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। वही चीज अभी मैंने बताई आपको। यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज्ड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब इंटीग्रिटी शब्द को भी यहां पे ऐड किया गया है बाद में प्रियम्बल में, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, अगला है हमारा क्या लिखा हुआ है? फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 394 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आर्टिकल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 और 60, 324, 367, 379 एंड 394 केम इनटू फोर्स सिंस एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 एंड ऑफ द प्रोविजन ऑन एंड ऑल ऑफ द प्रोविजन ऑन 26 जनवरी 19
1950। तो ध्यान रखो बेटा, हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो हमारा संविधान लागू हुआ है बेटा 26 जनवरी 1950 में। लेकिन हमारा संविधान बन के तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। तो उस दौरान पे जब ये तैयार हो गया था तो क्या क्या हमारे संविधान में लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 में ही। तो ध्यान रखो 26 नवंबर 1949 में आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक लागू कर दिए गए थे, आर्टिकल 60 लागू कर दिया गया था, आर्टिकल 324 लागू कर दिया गया था, आर्टिकल 367 लागू कर दिया गया था, आर्टिकल 379 और आर्टिकल 394, ये आर्टिकल्स हैं जो लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 में ही। और ध्यान रखो बेटा 5, 6, 7, 8, 9 किसके बारे में बताते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। अभी हम आगे बात भी करेंगे इन सभी आर्टिकल्स के बारे में, जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको उसमें मैं आपको बता दूंगा, या कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इस टॉपिक को कवर कर दूंगा। अगला देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी, जो हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी शब्द है, इक्वालिटी शब्द है, फ्रेटर्निटी शब्द है ना। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक भी है। तो ये 5 ये जो 4 शब्द हैं बेटा, ये हमने कहां से बोरो करे हैं, ये हमारे अडॉप्ट किए गए हैं बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से, ठीक है ना। क्योंकि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ भी चुके हैं कि ये 4 शब्द को हमने कहां से हमारे प्रियम्बल में बोरो किया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये 4 शब्द हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको इस प्रियम्बल में कोई डाउट नहीं होगा। ये पूरा का पूरा प्रियम्बल जो है मैंने आप सभी के सामने रख दिया है, पूरा का पूरा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा प्रियम्बल में। अगला टॉपिक मैं नई तरीके से लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये होगा हमारा चौथा टॉपिक, चौथी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रियम्बल के टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। जो भी अगर डाउट होता है तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप 7 से 8 के बीच में शाम को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आई होप कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं फिर हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। एक और बात ध्यान रखें बेटा, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए और इसको रिवीजन करिए अपना, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखें, इसी के साथ साथ पॉलिटी के क्लास के साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्लास भी मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। हर 1 या 2 दिन में एक करंट अफेयर की क्लास मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं, जिसमें 3 से 4 करंट अफेयर हम वहां पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एसएससी, एनडीए और सीडीएस के लिए तीनों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही में एक सीरीज और चल रही है स्टैटिक जीके का, है ना। स्टैटिक जीके का उतना समय नहीं बन पा रहा मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटी का एक सीरीज चला रहा हूँ, डेली करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूँ। तो स्टैटिक जीके के थोड़े जो है कमी टॉपिक आएंगे। अभी एक ही टॉपिक डाला है मैंने, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर हेडक्वार्टर, ठीक है ना। अगला टॉपिक मैं लेकर आऊंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी एनडीए सीडी से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।